तो यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज हो गया है 5 जुलाई। आपका परसों होने वाला है पेपर। तो जिनका भी पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छे से जाए। OMR आंसर सीट को बहुत ही अच्छे से आप लोग फिलअप करना, कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है CSIC पेपर में। आपको यदि हम बात करें तो नॉन नर्सिंग नहीं आना है, नर्सिंग से बस आना है। UPSC के थ्रू पेपर होना है, तो चीटिंग की भी कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कोई करने की सोच भी रहा है तो हो सकता है यदि आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो आप लाइफ टाइम के लिए किसी भी एग्ज़ाम से बैन कर दिए जाए, क्योंकि आपका स्टेट लेवल पेपर नहीं होने वाला है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग एग्ज़ाम देने जाएँ समय से पहले अपने एग्जामिन जो भी आपका सेंटर है वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको लेट एंट्री नहीं दी जाएगी। अभी जो 16 तारीख को पेपर हुआ था UPSC ने कंडक्ट करवाया था, उसमें कुछ कैंडिडेट 5 मिनट या 3 मिनट लेट पहुंचे थे, जिसके कारण उनको एंट्री नहीं मिली। तो आप लोग जो पेपर की तैयारी तो ऑलमोस्ट सब कर चुके होंगे, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें उनका ध्यान रख के आप लोग अपने घर से थोड़ा सा समय लेके पहले निकलिए। आज की क्लास हमारी ESIC वालों के लिए फाइनल क्लास है, 2 घंटे की होगी, और एक और क्लास होगी कल आपकी होगी जो कि मॉर्निंग में होगी। तो ये 2 क्लासेस आपकी ESIC वालों के लिए की जाएंगी। आफ्टर दैट है जो 7 जुलाई को आपका पेपर है, तो आपको कल इवनिंग में कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, आपको ओनली अपना रिवीजन करना है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग पेपर देने जाने वाले हों तो समय से पहले निकलिए, क्योंकि जो चीज़ें इस बार हुई हैं कि बहुत सारे लोग एग्जामिन हॉल में थोड़ा सा भी लेट पहुँचे तो उनको एंट्री नहीं दी गई, वो चीज़ आप ना करें। पढ़ने वाले हैं जिसमें आपका फंडामेंटल भी हो सकता है, OBG भी होगा आपका, साथ ही साथ आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी होगी। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में आपको रहने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें, और जो भी लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें। और जो हमारी ऑफिशियल बुक है वो आ गई है। जो भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनकी बुक यदि आप आज ऑर्डर करते हैं तो आपको 3 o'clock के पहले ही कोरियर कर दी जाएगी। और जो लोग यदि बुक रात या कभी भी ऑर्डर करते हैं विदिन 24 आवर के आपकी बुक को कोरियर करके पोस्ट कर दिया जाता है। तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और बात करेंगे हम अपकमिंग वैकेंसीज़ की, तो अपकमिंग टाइम में CHO की बहुत सारे स्टेट में NHM की वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए। पहले आप लोग अपना ESIC का पेपर अच्छे से दे लीजिए। और जो भी लोग ESIC का पेपर दे रहे हैं तो उनको सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपसे क्लियर आते हो उनके आंसर OMR सीट में सबसे पहले भरना, क्योंकि टाइमिंग का खेल भी हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे, क्योंकि CBT नहीं है इस बार, आपको OMR है। CBT में तो आप फिर भी कंप्यूटर पे जल्दी जल्दी टिक कर पाएंगे, लेकिन OMR में आपको बिल्कुल भी है जो अपने टाइम को मैनेज करके आंसर है जो फिलअप करने होंगे। तो OMR में आप किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना करें, गूदागादी तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन आपने जो किया है तो वो नेगेटिव में जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी है जो नहीं करना है, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन, एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑसिफाइड एट। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है किस एज में ऑसिफाइड होंगे। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 month आफ्टर द बर्थ, 6 months आफ्टर द बर्थ, 18th month आफ्टर द बर्थ या 25th month आफ्टर द बर्थ। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल है किस उम्र में ऑसिफाइड होते हैं, किस एज में एंटीरियर फॉन्टेनेल का ऑसिफिकेशन होगा। 2 फॉन्टेनेल है यहाँ पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनेल को ब्रैग्मा भी कहा जाता है, पोस्टीरियर को लैम्डा। एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर के एंटीरियर हैं जो बाद में क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 1.5 साल उम्र हो जाती है बच्चे की, तब एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं। आप 1 साल के बच्चे को देखिए, उसका जो फ्रंटल हेड है इसके जस्ट अब थोड़ा सा ऊपर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फील होगा, बहुत फास्ट आपको लगेगा पल्सेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वहीं पर एंटीरियर फॉन्टेनेल रहेंगे, और वो जनरली 1.5 साल की उम्र में क्या हो पाते हैं, क्लोज हो पाते हैं। जन्म से लेके 18 महीने की उम्र तक क्या होंगे, 18 मंथ आफ्टर द बर्थ, जन्म होने से लेके 18 महीने के बाद तक क्लोज होते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल, जिसको लैम्डा भी कहा जाता है, और ये
लैम्डा शेप होंगे, जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसमें जो लैम्डा का शेप होगा उस तरीके से होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इनका ऑसिफिकेशन है, जनरली इनका ऑसिफिकेशन है जो 1.5 महीने की उम्र तक में है जो कंप्लीट हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर के बहुत फास्ट क्लोज हो जाते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनेल ब्रैगमा शेप के रहेंगे और यहाँ पर 4 बॉन्ड से मिलके बनते हैं। कितनी बॉन्ड से एंटीरियर फॉन्टेनेल मिलके बनेंगे? 4 बॉन्ड से। और जो 4 बॉन्ड 4 सूचर्स को कनेक्ट करेंगी तो यहाँ पे मिलके बनेंगे एंटीरियर जो आगे की तरफ है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिट जो बैक साइड में है, ऑक्सीपिट फॉन्टेनेल भी इसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पर ये लैम्डा शेप में होगा एज कम्पेयर टू, जैसा मैंने कहा एंटीरियर के पहले क्लोज हो जाते हैं, कौन से? पोस्टीरियर। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कम्प्लीटली। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और आज की क्लास में एक चीज़ और सुन लीजिए कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं इस क्लास में। लेंदी क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइनर हैं जो कि आपको फास्ट एज रिवीजन क्वेश्चन के तरीके से आपको जल्दी सॉल्व करने होंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आपको एज ए रिवीजन भी आपका हो सके। तो ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब है जो कब क्लोज होती है? ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, वाई 11th डे या फिर वाई 4th to 5th डे। इंट्रा मतलब जब फीटस गर्भ में है, इंट्रायूट्राइन का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम जब फीटल कहाँ पर हो? यूट्रस में हो। उस टाइम पर सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है वो होती है न्यूरल ट्यूब। उसी न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को रोकने के लिए फॉलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उस न्यूरल ट्यूब को बनने के लिए फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड दिया जाता है। अब जो न्यूरल ट्यूब है क्लोज कब हो जाती है यूट्राइन लाइफ में? तो ये जनरली 4th to 5th डे में ही क्लोज हो जाती है। कब? 4th to 5th डे में। तो यहाँ पे आप किस ऑप्शन को मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को। 4th to 5th डे में ही ये क्या हो जाएगी आपकी? ये क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज ऑफ। जो विजुअल एक्विटी है एडल्ट एक्विटी तक है जो कब पहुँच जाएगी? जो आपकी देखने की क्षमता है कंपेयर टू बच्चों में किस उम्र तक है जो कंपेयर और एडल्ट और बच्चों की एक हो जाएगी? 7, 9, 5 या फिर 3 ईयर में? किस एज में? विजुअल एक्विटी के लिए चार्ट यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्नेलन चार्ट। जो यहाँ पे स्नेलन चार्ट है इसके लिए यूज़ किया जाता है विजुअल एक्विटी के लिए। क्लियर है? विजुअल एक्विटी के लिए स्नेलन चार्ट यूज़ किया जाता है। और ये 7 साल की उम्र तक, 7 ईयर की एज तक है जो कंपेयर टू एडल्ट्स के बच्चों की विजुअल एक्विटी क्या होती है? सेम हो जाएगी। रहा विजुअल एक्विटी चार्ट। जो 20-20 विज़न है जो यहाँ पे क्या होता है 20 फीट खड़े करके आपको दूर करके जो पूरे लेटर पढ़वाए जाएंगे पूरे बन जाते हैं आपसे, तो क्या है आपका नॉर्मल विज़न है। और यदि आप 20/15 विज़न यदि हम बात करें 20 फीट दूर खड़ा करके आपने यदि 15 फीट तक भी आप पढ़ लेते हैं तो भी आप क्या है नॉर्मल विज़न में आएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आपकी नोटिस की जाती है 20-20, तो यहाँ पर 20 क्या होती है विजुअल एक्विटी जो एडल्ट और बच्चों की एक हो जाएगी 7 साल की उम्र तक। एक और आपको एक कलरफुल सा आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ इमेज रहेंगी, उसको कहा जाता है इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट का यूज़ किया जाता है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए। किसके लिए? कलर ब्लाइंडनेस का पता करने के लिए इशिहारा चार्ट याद रखना है आपको, इनाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द डिसीज इन द इमेज। तो यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है बड़े से सिर का, बहुत ही क्यूट सा बेबी है, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? हाइड्रोसेफेलस, मरासमस, थैलेसीमिया या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चे का हेड देख के आपको समझ में आना चाहिए। सेफेलस वर्ड जुड़ जाए तब भी मतलब हेड हो गया आपका। मरासमस का मतलब होता है कुपोषण। अब यहाँ पर जो बच्चा दिख रहा है किसका है? हाइड्रोसेफेलस का। उसके हेड में जो कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है? CSF बनाता है। और यही CSF या तो कोरोइड प्लेक्सस ने ज़्यादा CSF बना दिया है या बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है या बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाया है जो CSF,
तो CSF क्या हो गया, यहाँ पे जम गया और उस जमाव के कारण बच्चे के हेड की साइज क्या हो गई, बढ़ गई है। जब कुछ भरेगा सिर में, इसको आप कह सकते हैं हाइड्रोसेफेलस को। नॉर्मल लैंग्वेज में यदि बात करें नॉन मेडिकल वालों को, कि सिर में पानी भर जाना, सिर में पानी भर जाना यही कहलाएगा क्या, हाइड्रोसेफेलस। इसको ट्रीट करने के लिए BP सेंटिंग यूज़ किया जाता है। मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है ताकि जो फ्लूइड भरा हो उसको फ्लश आउट किया जा सके। कॉमन प्रोसीजर अपनाया जाता है वेंट्रोपेरिटोनियल सेंटिंग। सेंटिंग की जाएगी वेंट्रिकल से, जो कोरोइड प्लेक्सस के यहाँ पे वाटर फिल्डअप हुआ है ब्रेन में, वहाँ से सेंटिंग की जाएगी पेरिटोनियल एरिया तक और उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाएगा जो CSF ऑक्यूमुलेट हुआ है। तो यहाँ पर जो बेबी दिख रहा है, इसकी साइज जो हेड की साइज है अकॉर्डिंग टू दैट क्या, हाइड्रोसेफेलस। क्या है, हाइड्रोसेफेलस प्रेगनेंसी। और जो बच्चा पैदा होगा वो कहलाएगा प्रीटर्म बेबी, यदि 37 वीक के पहले हो गया। यहाँ पर बात की जा रही है पोस्ट मैच्योरिटी की, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एक EDD कैलकुलेट करने के बाद भी कि इतने दिनों के अंदर बच्चा हो जाएगा आपका इस डेट तक। लेकिन यदि जो EDD कैलकुलेट करके दी गई है उस तक वो, यदि वो EDD कितने दिन की दी जाती है, 42 वीक की दी जाती है। यदि जब तक भी बच्चा नहीं होता है तो वो ड्यूरेशन कहलाता है कितना, 42 वीक के बाद तक, मतलब 42 वीक्स। और यहाँ पर पोस्ट मैच्योरिटी की बात की जा रही है, मतलब प्री मैच्योर हो जाए, मतलब 37 वीक के पहले। पोस्ट मैच्योर मतलब 42 वीक के बाद की प्रेगनेंसी को कितना, 42 वीक की प्रेगनेंसी को क्या कहा जाएगा, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आफ्टर 42 वीक्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर। किसी भी वेक्टर के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, या फिर कौन सा होगा इनमें से, बाइटिंग, रिगर्जिटेशन, स्क्रैचिंग इन ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए कौन सा, कोई भी वेक्टर, वेक्टर का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आना है, किस मोड से आपकी बॉडी में एंट्री कर सकता है। वेक्टर यहाँ पे मॉस्क्यूटो हो जाएंगे। अब यदि वो वायरस बैक्टीरिया मॉस्क्यूटो के अंदर रहा तो आपको बाइट करेगा तो आपके अंदर आ जाएगा। रिगर्जिटेशन से भी आ सकता है, स्क्रैचिंग इन और ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस से भी आ सकता है, किसी भी बॉडी फ्लूइड, किसी भी होस्ट के बॉडी फ्लूइड यदि कोई इन्फेक्टेड है उसके थ्रू भी आ सकता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर के थ्रू कोई भी डिसीज कैसे ट्रांसमिट हो सकती है। तो वेक्टर में आपके डॉग आ जाएंगे यदि वो आपको काटते हैं, तो मच्छर आ जाएंगे, किसी भी तरीके का फ्लूइड आ जाएगा, तो वो सब क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में होस्ट में एंटर होना है जिस वेक्टर को वो है, तो वो ट्रांसमिशन इन सभी से पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन यूज किया जाता है लेबर के टाइम पर एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ताकि PPH को आप मेंटेन कर सकें। यहाँ पे अर्गोमेट्रिन सभी केस में दिया जाएगा, किसी एक को छोड़कर। प्रोलॉन्ग लेबर में दिया जाएगा, सीवियर एक्लेम्सिया में दिया जाएगा, प्रीमी ग्रेविडा में दिया जाएगा, किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन, अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन क्या है, प्रेगनेंसी में जिसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम होगी उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये BP क्या करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, वो पर्सन ऊपर निकल लेगा सीधा। तो यहाँ पर किस केस में नहीं देंगे हम, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के केस में अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। यहाँ पर यही कहा है कि अर्गोमेट्रिन किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, तो होगा सीवियर प्री एक्लेम्सिया या प्रेक्लेम्सिया। जब भी प्रेगनेंसी में क्या होगा, BP बढ़ने की समस्या है, हाई BP है, या फिर प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, तो ऐसे केस में हम अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा और एक्लेम्सिया को और ज़्यादा, और जो एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इवन पर्सन है जो इस केस में ऊपर तक जा सकता है, तो ऐसे केस में आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर। तो एस्प्रिन सैलिसिलेट्स हैं, या तो आपको सैलिसिलेट्स पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट एस्प्रिन पूछ सकते हैं।
तो अर्ली फीचर होगा, अर्ली साइन हम कह सकते हैं एस्पिरिन पॉइजनिंग का क्या होगा, रेसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में, हेडेक होगा, क्या होगा। तो जो अर्ली फीचर्स है एस्पिरिन पॉइजनिंग के वो होगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, कानों में आपको घंटी जैसे जिसको हम टिनिटस कहेंगे उस तरीके का साउंड है जो फील होगा, क्या होगा, टिनिटस जिसको हम रिंगिंग सेंसेशन कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, फील होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टिनिटस या फिर रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट इज ड्रग यूजफुल फॉर गट, गट में कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी, नेलोक्सोन, पायरासिनामाइड, एलोप्यूरिनॉल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। गट में क्या होगा, जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी में जनरली क्या हो जाएगा, एक्सेल होगा, बाहर जाएगा, निकलेगा एक्सक्रीशन के थ्रू। लेकिन यदि किसी केस में यूरिक एसिड ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए और इसका ऑक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में, कहाँ पे, जॉइंट्स में होगा, किडनीज में भी हो सकता है। इस यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएगी वो होगी एलोप्यूरिनॉल। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गट एलोप्यूरिनॉल, जो कि मार्केट में ज़ाइलोप्रिम या फिर अदर नाम से अवेलेबल हो सकती है। और जो अर्थराइटिस का रीजन भी है वो क्या है, गटी अर्थराइटिस का वो क्या है, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होना। ये सबसे, या तो ये बनेगा ज़्यादा या फिर बनने के बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है तो जॉइंट्स में इकट्ठा होगा, जब जॉइंट्स में इकट्ठा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, गट। और जब यूरिक एसिड बन गया है तो इसको हमें बाहर निकालने का काम भी करना है, तो ये कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीजेज, कौन सी डिसीज है जो न्यूनेट्स को वैक्सीन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूनेटल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन देंगे, टीबी देंगे, पर्ट्यूसिस देंगे, टिटनस या फिर मीजल्स। वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीज इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है न्यूनेट्स के लिए, यहाँ पे न्यूनेट की बात हो रही है, तो वो होगी यहाँ पर टिटनस। क्यों हमें कब देते हैं, माँ को देते हैं जब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके जनरली थर्ड और फोर्थ मंथ में टिटनस की वैक्सीन हम देते हैं, टीटी वैक्सीन देते हैं, और 1 महीने का गैप देके हम फिर से वैक्सीनेट करेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, माँ को तो टीटी से प्रिवेंट कर ही रहे, लेकिन जो हमारा इस टाइम पे मेन एम होता है, जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है उसको टिटनस से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीज की बात की जा रही है, तो इसलिए वो क्या होगी आपकी, टिटनस। ये सभी वैक्सीन दी जाती हैं, टीबी के लिए बीसीजी दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, पर्ट्यूसिस, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए पेंटावेलेंट में जो 5 वैक्सीन इंक्लूडेड है वो दी जाती हैं, मीजल्स 9 महीने कंप्लीट एज करने के बाद दी जाती है। लेकिन न्यूनेटल डिसीज को प्रिवेंट करने की बात हो रही है तो वो होगी टिटनस, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ को टीटी इंजेक्शन दिया जाता है, इससे हम जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको हम टिटनस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE, ये क्वेश्चन OSSC एग्जाम में रिसेंट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। MMSE मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसकी स्कोरिंग कितनी होती है, 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE आपने साइकेट्री में पढ़ा है, आई थिंक 3rd ईयर में पढ़ा है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 30। ये रहा MMSE। तो इसमें चीज़ें चेक की जाती हैं, उसमें आपका होगा ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल मतलब क्या क्या चीज़ें याद है, और लैंग्वेज और कॉपिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी, कॉग्निटिव असेसमेंट किया जाएगा यहाँ पे आपका, मैक्सिमम होगा कितना, 30। यदि 24 से 30 के बीच में मतलब पर्सन को कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, सब चीज़ें उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पता है। 18 से 23 आता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आएगा। यदि 0 to 17 तक मतलब पर्सन को साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। इसमें क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और
जनरली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असेस करने के लिए एज एन क्वेश्चनायर के तौर पे यूज़ किया जाता है MMSE। आप पूछते जाएंगे, पर्सन बताते जाएगा, जिस तरीके के आंसर देगा यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग देंगे और नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन को असेस करेंगे। मैक्सिमम स्कोर होगा 30, यदि 30 आता है मतलब पर्सन क्या है, स्वस्थ है, उसको किसी भी तरीके की कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचेंगे? इमिप्रामाइन, एक्रोफोबिया, ओलेंजापाइन या ट्राइक्लोटोमेनिया। कौन से केस में बच्चे खुद के बाल खींचना स्टार्ट कर देते हैं? एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचते हैं, वो कहलाती है ट्राइकोटोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटोमेनिया। ऐसा नहीं कि बच्चा अपने बाल खींच रहा है तो उसको ट्राइकोटोमेनिया हो गया। कुछ केस में जब बच्चे के ईयर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, तब भी बच्चे अपने जो कान पुल करने के साथ साथ बाल भी खींचने का काम करेंगे। तो उस टाइम पर आप बच्चे को ट्राइकोटोमेनिया कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईयर पेन के कारण हो रहा है, हेडेक के कारण भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चों की हैबिट में ये चीज़ आ जाए कि अपने बाल ही खींचते रहना इस तरीके से, तो क्या कहलाएगा? ट्राइकोटोमेनिया। तो ये किसकी कमी के कारण होगी ये बीमारी? थायमिन की, राइबोफ्लेविन की, बायोटिन की कि नियासिन की? अभी जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं कि डायरिया होना मतलब लूज मोशन, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड लास्ट इज अ डेथ। लास्ट क्या है? डेथ है। तो ये सभी चीजें होती हैं किसमें? पेलाग्रा में। किसमें? पेलाग्रा में। और पेलाग्रा होता किसकी कमी के कारण है? ये होता है नियासिन की कमी के कारण। किसकी? नियासिन की कमी के कारण। तो यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे? आपका ऑप्शन होगा लास्ट वाला, नियासिन। क्या है? नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा में जो सिम्टम है वो क्या है? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि आपके मरीज को आयरन की कमी है, क्या है? आयरन की कमी है, तो वो कौन से टेस्ट से पता चलेगा? फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन? कौन से टेस्ट से पता चलेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि आयरन की कमी है यदि आपके शरीर में, तो कहाँ पे कौन सा टेस्ट कराएंगे आप? तो आयरन यदि आपकी बॉडी में कमी है तो वो उसी फॉर्मेट में टेस्ट होगा जो फॉर्मेट आपकी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब करती होगी। डायरेक्ट आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब होता है फेरेटिन के फॉर्म में। किसमें? फेरेटिन के फॉर्म में। तो यही फेरेटिन है जो चेक किया जाएगा। और आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। एग्जाम में आपको आ सकता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो ड्यूडेनम में। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। यदि ड्यूडेनम ना हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आयरन की कमी है यदि, तो जो टेस्ट किया जाना है वो कौन सा होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन इसी फॉर्मेट में होगा, इसलिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में रहेगा किसी एक को छोड़कर। मैदे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज में। तो ट्रिप्टोफैन एक क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में, स्पेशली इन्फेंट्स में या फिर एडल्ट्स में, नाइट्रोजन का आपकी बॉडी में क्या बैलेंस रखना है उसके लिए रहेगा। तो अब इस ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड है, तो ये सब में होगा, चिकन में भी होगा, फिश में होगा, चीज में होगा, लेकिन मैजे में नहीं होगा। इसमें मैजे में नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि मैजे ज्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है? क्या है? मैजे को ज्यादा कंज्यूम करने से है जो क्या प्रॉब्लम होगी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैजे के कंजप्शन से क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपने यदि ज्यादा मैजे खाया तो क्या हो सकता है। तो मैजे क्या है? एक अमीनो एसिड है, इसकी जरूरत इन्फेंसी में ग्रोथ के साथ साथ एडल्ट में नाइट्रोजन, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल कितना होना चाहिए वो मेंटेन करने के लिए जरूरी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज
द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है, वो टाइम पीरियड आपको बताना है कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंट्री कर जाए और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जो HIV के अगेंस्ट बन रही हैं डिटेक्ट हो जाए। वो क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन। कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा? कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा? जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने से लेके बिटवीन द इन्फेक्शन और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, वो कहलाता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या है? पोटेंशियल एक्सपोजर टू HIV इन्फेक्शन इन द पॉइंट व्हेन द टेस्ट विल गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। तो यदि आपने HIV का टेस्ट कराया, क्या किया? HIV का टेस्ट कराया, लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर होने से लेके आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने तक के जो बीच का ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है? विंडो पीरियड। अब HIV के लिए आपको यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछो, कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो अलग अलग आपको मार्क करना है। यदि कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो आपको कहना है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। एलिजा भी किया जाता है, वेस्टर्न ब्लड किया जाएगा, लेकिन एलिजा अदर वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी किया जाता है। यदि सिफिलिस का पूछे तो VDRL कहना है आपको। यदि HIV के लिए पूछे तो आपको क्या कहना है? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, जिससे कंफर्म होगा कि आपको HIV है या नहीं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि HIV की ड्रग क्या है? यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था OSSSC MPCHO का पेपर हुआ था ANM वालों का 3 दिसंबर को, बहुत ही अच्छा पेपर आया था, उसमें पूछा गया था। तो HIV की यदि DOC पूछे तो क्या कहना है आपको? जिडोविडिन। कौन सी? जिडोविडिन। यदि आपको पूछे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए, किसके लिए? वर्टिकल ट्रांसमिशन आपको रोकना है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है माँ से बच्चे को रोकना है, तब क्या देना है आपको? निवेरापाइन। ये 2 ड्रग आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। निवेरापाइन कब देनी है? यदि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में जिडोविडिन और निवेरापाइन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस, तो जिडोविडिन कहना है। लेकिन यदि माँ को HIV है, जो होने वाला बच्चा है, उसको प्रिवेंट करना है, तब आप क्या कहेंगे? निवेरापाइन। आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपको प्रिवेंशन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। पेप स्मीयर, पेप स्मीयर जो किसका एग्जाम्पल है? तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको कंडीशन हुई ही नहीं है, हुई ही नहीं है, लेकिन उसमें आप हेल्थ एजुकेशन या वैक्सीनेशन के थ्रू, प्राइमरी का मतलब है प्रिवेंटिव, बिफोर एनी कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है उसके पहले की ही कंडीशन, तो क्या कहलाती है? प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में क्या आएगा आपको कि कंडीशन हो सकती है इस उम्र के बाद, तो पेप स्मीयर करवाया जाएगा। तो पेप स्मीयर किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। है किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर बिफोर द डिसीज प्रोग्रेस, इसके पहले जो किया जा रहा है वो क्या है? सेकेंडरी, मतलब डायग्नोस हो गया है। टर्सरी में आएगा रिहेबिलिटेटिव फेज। रिहेबिलिटेटिव फेज का मतलब सेकेंडरी के बाद वाली फेज जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। अब यहाँ पर रिहेबिलिटेटिव फेज आएगी, जिसमें आपको क्या करना है? उस मरीज को रीअसेस करके है जो कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी डेवलप है उसकी प्रॉपर कंडीशन में लाके आना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, रेबीज इज कॉज्ड बाय विच वायरस। रेबीज का यहाँ पे वायरस पूछा गया है, कौन सा है? एडिनो वायरस, फ्लेवी वायरस, सॉरी फाइलेरियल वायरस, मिक्सो वायरस या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। कौन सा है यहाँ पर? कौन सा है यहाँ पे आपका जिसमें रेबीज वायरस कंसीडर किया? रेबीज वायरस के लिए आपको 3 टर्म याद रखना है। रेबीज, इसका क्लासिकल साइन होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगना, पानी से डर लगना। दूसरा, रेबीज कौन सी कंडीशन है जिसमें पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन दी जाती है? तो वो भी रेबीज है, जब कुत्ता बिल्ली काट जाए तो उसकी लार के थ्रू जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा वो होगा रेबीज का वायरस। वो क्या है? लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, जो कि एक RNA वायरस है। कौन सा? RNA वायरस है। रिप्टोब्रेडा सीरोटाइप 1 फैमिली से बिलोंग करेगा। एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे आपको
रेबीज का वायरस पूछे तो ये लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, क्या है, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। आरएनए वायरस है, हाइड्रोफोबिया क्लासिकल साइन है, नेग्री बॉडीज जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, जो रेबीज की कंडीशन है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तो इसमें क्या बनती है, नेग्री बॉडीज, तो ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है। फिर आता है पोस्ट एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीन दी जाती है वो भी रेबीज में ही दी जाती है, आपको याद रखनी है 3 चीजें। चौथा इसका वायरस होता कैसे है, जब रेबीज का ट्रीटमेंट भी आपको एग्जाम में आता है। रेबीज का ट्रीटमेंट कैसे एग्जाम में आपको आता है कि यदि एनिमल ने बाइट बस किया है, या 3 कैटेगरी होती हैं कि आपको पट्टी कब बांधना है, कब इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कराना है, वो सब। तो यदि ओनली एनिमल ने आपको टच बस किया है तब आपको क्या करना है, रनिंग वाटर से वॉश आउट करना, साबुन से धुलना है। फिर हॉस्पिटल कब लेके जाना है, तो ये कैटेगरी आपकी किस में आएगी, रेबीज का ट्रीटमेंट आपको एग्जाम में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पोषण अभियान लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान, पोषण अभियान लॉन्च किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेबर या फिर अदर मिनिस्ट्री के द्वारा। पोषण अभियान को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 8 मार्च 2018 को। इसी के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, जरूरी नहीं पोषण अभियान पूछा जाए, हो सकता है आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से पूछे। ये कब लॉन्च हुआ, 8 मार्च 2018 को। और ये स्कीम है जो इस स्कीम ने रिप्लेस किया था मिड डे मील स्कीम को, किसको, मिड डे मील स्कीम को पोषण अभियान ने रिप्लेस किया था। और 1 से 30 सितंबर तक, जो पूरा सितंबर का महीना है, इसको पोषण माह के अभियान पोषण माह महीने के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज, तो आंखों का ब्लाइंड स्पॉट मतलब जहां पर कि आंखों से जो रेस जाएंगी वहां पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है, कॉर्न रॉड्स ऑप्टिक डिस्क कैफे पीपल। तो हमारी आंखों का ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, वो क्या है, वो ऑप्टिक डिस्क, क्या है, ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन, कान्स टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ, कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा, सिफिलिस में, टिटनस में, ट्रोकोमा के भी, रेबीज में, किसमें कान टेस्ट किया जाएगा, सिफिलिस के लिए, टिटनस के लिए, ट्रोकोमा के लिए कि रेबीज के लिए। कान टेस्ट किया जाएगा किसके लिए, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। सिफिलिस का लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है VDRL, लेकिन यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है, कान टेस्ट किसके लिए है, ये है सिफिलिस के लिए। वॉशरमैन टेस्ट के नाम से भी इसको एग्जाम में आता है, वॉशरमैन टेस्ट, क्या वॉशरमैन टेस्ट या फिर वॉशरमैन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एक एंटीबॉडी टेस्ट है। क्या है, वॉशरमैन टेस्ट इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि अगस्त पॉल वॉन वॉशरमैन ने इसकी, जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्हीं ने इसको पहली बार टेस्ट किया था। और ये पहला ब्लड टेस्ट है जो कि फर्स्ट इन द नॉन ट्रिप्टोनेमल टेस्ट कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, जो मतलब ब्लड टेस्ट से पता चलेगा सिफिलिस है या नहीं। सिफिलिस क्या, यदि कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो होता है VDRL, एक एंटीबॉडी टेस्ट है जिसको वॉशरमैन टेस्ट के नाम से या फिर कान टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन ट्रेयाज येलो कलर इज इंडिकेट्स, यदि ट्रेयाज की कंडीशन है तो येलो कलर का मतलब क्या है, इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, ट्रेयाज में येलो कलर इंडिकेट किसके लिए करेगा, येलो कलर का मतलब है अर्जेंसी, क्या है, अर्जेंसी और इमरजेंट। ये देखिए, लेवल फर्स्ट ब्लू मतलब रिससिटेशन, लेवल सेकंड रेड मतलब इमरजेंसी, लाल रंग हमेशा खतरे का ही होता है, थर्ड मतलब अर्जेंसी, फोर्थ ग्रीन कलर है मतलब लेस अर्जेंट है। और यहाँ पे यदि ब्लैक कलर हो जाए, ब्लैक का मतलब है यहाँ पर डेड हो जो पर्सन ऑलरेडी, तो उसको अर्जेंसी की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट वन, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस, तो पार्किंसंस के अर्ली साइन पूछे कौन से हैं, ऑप्शन में यहाँ पर रिजिडिटी, ट्रेमर, ब्रेडिकार्डिया, फिर अकाइनेसिया।
तो यहाँ पर पार्किंसन में होगा सब, लेकिन अर्ली साइन की बात करें तो वो ट्रिमर्स, हाथ पैर में जो ट्रिमर्स होना, मतलब हाथों में एक तरीके से हमें कहेंगे हिलने डुलने लगते हैं, वो कहलाते हैं ट्रिमर्स। तो यहाँ पर एक डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिसीज है जो कि आपकी नर्व सेल को अफेक्ट करेगी। किसको? नर्व सेल को अफेक्ट करेगी। और ये जो नाइग्रा सेल्स हैं, क्या है? नाइग्रा सेल्स हैं आपके ब्रेन की, बेसल गैंग्लिया जो सब्सटेंस नाइग्रा सेल्स है तो डोपामीन को बनाते हैं, क्योंकि पार्किंसंस में डोपामीन ही न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट होगा पार्किंसंस में, तो वो है डोपामिन। क्या है? डोपामिन। पार्किंसंस में आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर है जो सफलिंग गेट, मतलब आप जो चलेंगे हिलते डुलते से चलेंगे, ट्रिवर्स होंगे हाथों में, आपके पोस्चर भी आपका बिगड़ा हुआ रहेगा, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट रहेंगे, आर्म स्विंगिंग क्या होगी? बहुत ही कम होते जाएगी। कुल मिला के आपकी पूरी बॉडी है जो इसमें डिस्टर्बरी रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कितना याद रखना है? एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, याद तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पार्किंसन में न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होना तो है डोपामिन। कौन सा? डोपामिन, सफलिंग गेट, ट्रिमर्स, ये सभी क्या है? क्लासिकल साइन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग कौन सी है? एस्प्रिन, डाइप्रेटामोल, टिक्लोपिडिन या फिर एवेक्सीमेब, कौन सी है जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है? तो एंटी प्लेटलेट ड्रग है टिक्लोपिडिन। कौन सी? टिक्लोपिडिन, जो कि मार्केट में टिक्लिड नाम से अवेलेबल होती है। इनको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, क्या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, उसको कम करने के लिए ड्रग है जो दी जाती है। क्या है? यदि किसी को थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आने के चांसेस हैं, रक्त का थक्का ज्यादा जमने की दिक्कत है, उनको ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट वन, अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन, तो अर्गोमेट्रिन किस केस में यूज किया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने में, कॉन्ट्रासेप्शन में, इंडक्शन ऑफ लेबर में, फिर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट में। अर्गोमेट्रिन, क्या अर्गोमेट्रिन यूज किया जाता है पीपीएच को मैनेज करने के लिए। इसके लिए पीपीएच को मैनेज करने के लिए, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए हम तब। लेकिन यदि आपके क्लाइंट को एक्लेंसिया की कंडीशन है तब अर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? अर्गोमेट्रिन यदि किसी मरीज को हाई बीपी की या फिर हार्ट से रिलेट करती हुई समस्या है तब अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाए, क्योंकि और ज्यादा बढ़ाएगा बीपी को, मरीज सीधा भगवान को प्यारा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो फ्लोटिंग टिप है जो, क्या है? फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की, क्या रिप्रेजेंट कर? आइसबर्ग है कुछ नहीं कि फिनोमिना है। क्या है? एक फिनोमिना है आइसबर्ग फिनोमिना। तो फ्लोटिंग टिप किस तरीके के केस प्रेजेंट करेगी? लेटेंट, क्लिनिकल, अनडायग्नोस्ड या फिर नन ऑफ द अबव। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे फ्लोटिंग टिप। जो आर्कटिक महासागर होते हैं वहां पे आपको अभी में भी कुछ टाइम पहले जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग आइसबर्ग था वो टूट गया है। आप लोग न्यूज जरूर देखा कीजिए, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो टूट गया है, वो पूरे समुद्र में फैल गया है। अब वो पानी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। आइस में था पहले, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग था आर्कटिक महासागर में, वो टूट गया है। तो यहाँ पर क्लिनिकल केस, यदि फ्लोटिंग टिप की बात कर रहे हैं तो क्या है? क्लिनिकल केस, मतलब जो विजिबल हो रहा है ऊपर वो क्या कहलाएंगे? क्लिनिकल केस, विजिबल केस में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जो नीचे है, कहाँ है? नीचे बॉटम में है, वो इनविजिबल केस हो गए, असिम्प्टोमेटिक केस हो गए। या असिम्प्टोमेटिक केस का मतलब कि उनके अंदर बैक्टीरिया वायरस है उस डिसीज को कॉज करने का, लेकिन उनकी बॉडी लक्षण नहीं दिखा रही है, तो वो बॉटम में जाएंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग टिप में ऊपर दिख रहे हैं सभी, वो क्या है? विजिबल केस कहलाएंगे या फिर क्लिनिकल केस कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग। मिड आर्म सर्कमफेरेंस है जो किस उम्र में कांस्टेंट रहेगी? मतलब एक पहुंच के एक कंडीशन तक पहुंच के वहां पे स्टॉप हो जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। 0 to 6 month, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 ईयर। यहाँ पे आप बताइए, जो आपकी मिड आर्म सर्कमफेरेंस है जो कि साके टेप से चेक की जाती है, तो यहाँ पर किस उम्र में कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी नहीं।
तो वो होगा यहाँ पर 1 से 5 साल की बच्चों की आप आम पकड़ के चेक कीजिए, सेम एज रहेंगी। कॉन्स्टेंसी देखने को मिलेगी। सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक आइडियल बात कही जा रही है। कुछ बच्चों की बहुत पतले हाथ रहते हैं, कुछ बच्चों के मोटे रहेंगे, लेकिन 1 से 5 साल की उम्र तक के सेम रह सकते हैं। तो यहाँ पर साकेट टेप के अकॉर्डिंग यदि आप चेक करते हैं तो 1 से 5 साल तक की उम्र में जो मिड आर्म सरकमफेरेंस है वो क्या रहेगा, 1 सा रहेगा। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं साकेट टेप से, जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें यदि रेड कलर का बैंड आता है, आपने चेक किया, क्या है आपने चेक किया, रेड बैंड आता है, मतलब बच्चे को सीवियरली मालनरिश्ड है। बिलो 11 जाता है MUSC, मतलब बच्चा मालनरिश्ड है। यदि आपके बच्चे का जो येलो बैंड पे आता है, मतलब बच्चे को मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। ग्रीन बैंड है, मतलब बच्चा प्रॉपर हेल्दी है, कोई भी माल न्यूट्रिशन उसको नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट वन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है, इंट्राडर्मली, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। किस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। किसमें, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंट्रामस्कुलर रूट, वास्टस लैटरलिस मसल्स। दूसरी चीज इसमें, यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम है तो आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। आपको इंतजार करना है कि जब बच्चे का वजन 2 kg जो क्रॉस कर जाएगा तब आप उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे। कब कब दी जाती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, लेकिन वही जैसा मैंने आपको कहा कि 2 kg से कम वजन है तो आपको नहीं देना है, इंतजार करना है कि बच्चे का जब वजन बढ़ जाएगा तब देंगे। फिर दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स में, 6, 10, 14 वीक में पेंटावैलेंट वैक्सीन के फॉर्म में। पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन होती हैं आपकी, DPT, डिप्थीरिया, पाइटूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड HIV वैक्सीन, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है जो दी जाएगी इंट्रामस्कुलर रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। इंट्रावीनस कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है, याद रखें, IV रूट से कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती। इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है कौन सी वैक्सीन, ओनली BCG वैक्सीन। नेक्स्ट इज what is the amount of solution should be for giving evacuant enema in an adult। evacuant enema मतलब जो रेक्टम में फीकल मटेरियल भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है, तो वो कहलाएगा evacuant enema। अब एनीमा में पोजीशन पूछते हैं, साइड लेटरल पोजीशन दी जाती है, स्पेशली लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो यूज की जाती है। कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कितना देंगे, 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि आपसे बात करें बच्चों में तो कहना है लेस देन 500 ml, एडल्ट में बात करें तो 500 से 1000 ml के बीच में सॉल्यूशन है जो दिया जाएगा इवैक्यूएंट एनीमा के लिए। इवैक्यूएंट एनीमा में जो भी मल और फीकल मटेरियल है रेक्टम में उसको बाहर निकालने के लिए एनीमा दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, in severe digitalis toxicity the drug of choice is। digitalis toxicity का मतलब यदि डिगॉक्सिन ओवरडोज हो जाती है देने के बाद, आपकी बॉडी टॉक्सिक सिम्टम्स शो करती है, तब आप उसको रिट्रीट करने के लिए, रिट्रीट का मतलब एंटीडोट के तौर पे क्या देंगे, फेनिटोइन देंगे, प्रोप्रानॉल देंगे, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन देंगे या फिर फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी देंगे। क्या देंगे आप, क्या देंगे आप मरीज के लिए यदि डिजिटालिस टॉक्सिसिटी हुई है तब। डिजिटालिस टॉक्सिसिटी मतलब डिगॉक्सिन देते कब नहीं है, जब मरीज की पल्स रेट बिलो 60 हो। कितना, बिलो 60 हो तो डिजिटालिस एजेंट नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे डिजिटालिस टॉक्सिसिटी यदि होती है मरीज को तो उसका एंटीडोट क्या होगा, फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी है जो दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट कौन सा होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड BP या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा नाइट्रोग्लिसरीन का, तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो कॉमन साइड इफेक्ट है
वो क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन दी किसको जाती है, सबलिंगुअल दी जाती है एंजाइना पेन, या फिर जिसको चेस्ट पेन हो रहा हो, जिसको आप एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जान सकते हैं, तो उस केस में नाइट्रोग्लिसरीन है जो दी जाती है, सबलिंगुअल मतलब अंदर तक टंग दी जाती है। यहाँ पर इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है हेडेक। क्या है, हेडेक और सिरदर्द। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज। ब्लैक डेथ, काली मौत कौन सी बीमारी है जो पहली पैंडेमिक के तौर पर रिकॉर्ड की गई थी, रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो जो पैंडेमिक थी, महामारी थी, सबसे पहली महामारी जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था वो थी प्लेग। क्या थी, प्लेग। नेक्स्ट वन, लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू। लाइमी डिसीज कैसे फैलती है, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कहा गया है लाइमी डिसीज। क्या है, लाइमी डिसीज। लाइमी डिसीज को बोरेलियोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बैक्टीरिया बोरेलिया बुर्गडॉर्फेरी के कारण होगी। ये जनरली क्या है, इस टिक के काटने के कारण होती है, लेकिन यहाँ पे लाइमी डिसीज का ट्रांसमिशन है। क्या है, लाइमी डिसीज का ट्रांसमिशन। यहाँ पे अब बैक्टीरिया तो बताया नहीं गया है कि कैसे बैक्टीरिया आएगा, तो यहाँ पर ये जनरली पर्सन टू पर्सन में कैसे फैलेगी, यहाँ पे वही है, इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से हो सकती है, या फिर किसी मरीज को एक दूसरे को किस करने से हो सकती है, इन्फेक्टेड मरीज को कि सेक्स करने से हो सकती है। कैसे होगी ये, तो यहाँ पर ये जो कैसे होगी, ये होगी एक मरीज का दूसरे मरीज को किस करने के कारण, टचिंग के कारण भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसके थ्रू, जो जो आपका सलाइवा है उसके थ्रू ये जो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन लाइमी डिसीज का पर्सन टू पर्सन में अभी तक यदि किसी को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। तो माँ के ब्रेस्ट से जो सीक्रेशन होता है आफ्टर द डिलीवरी उसको क्या कहा जाता है, सिक्वेंस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया, ल्यूकोरिया। क्या कहा जाता है, जो मदर के ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी सीक्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, कोलेस्ट्रम, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, एंटीबॉडी सभी चीज़ें रहेंगी, और आफ्टर द डिलीवरी के बाद है जो सीक्रेट होगा पीले रंग का होगा, गाढ़ा होगा, कहलाता है कोलेस्ट्रम। लोचिया क्या कहलाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है क्या कहलाएगा, लोचिया। ल्यूकोरिया जो थिक वाइट येलो कलर का ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो जनरली वाइट है, थिक है तो ठीक है, लेकिन येलो ग्रीन टाइप का होता है, मतलब क्या है, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से जाके दिखाना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यदि अबॉर्शन करवाते हैं तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी, वैक्यूम एस्पिरेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन, या फिर मीफेप्रोस्टोन, मीजोप्रोस्टोन। पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट मीन्स 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, शुरू के 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में है जो अबॉर्शन एमटीपी एक्ट के तहत करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेडिकेशन पूछा है तो वो होगा यहाँ पर मीफेप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल। इसका मैंने एक सेपरेट 20 मिनट की क्लास है जो अपडेट कर रखी है चैनल पे, प्लीज जाके देखिए। उसमें डोज, ड्रग और कब कैसे ली जानी है मीफेप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल, सभी चीजें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश में करके बताई है, प्लीज देखना। उसकी लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है किस वीक की प्रेगनेंसी में कैसे अबॉर्शन किया जाएगा, ये हमारे मेडिकल नॉलेज के लिए, ना कि आप घर पे करके ट्राई करें। तो यहाँ पे जो अबॉर्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में किस ड्रग से किया जाएगा, तो वो कि मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रोस्टोल।
In gravid mother, engagement occurs at approximately of gestation. प्रीमिंग ग्रेविडा मदर मतलब पहली बार जो माँ बनने वाली है, तो एंगेजमेंट कब देखने को मिलेगा, मतलब जो हेड है, क्या है, बच्चे का हेड है, पेल्विस में एंगेज होने का काम है, जो कब करेगा, 30 to 32 वीक्स में, 34 to 36 वीक में, 32 to 34 वीक्स और 38 to 40 वीक्स में। प्रीमिंग ग्रेविडा मदर में एंगेजमेंट देखने को मिलेगा 34 से 36 वीक की प्रेगनेंसी में, कब, 34 to 36 वीक में, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग कहेंगे, कि जो एंगेजमेंट है अप्रॉक्सीमेटली किस एज में होगा, सॉरी किस वीक की जेस्टेशनल एज में होगा, तो होगा 34 से 36 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज ऑल एक्सेप्ट, ओरल पिल सब कुछ कॉज कर सकती है किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर या फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओरल पिल्स है जो सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर को इवन ट्रीट करने के लिए भी क्या दिया जाता है, ओरल पिल्स दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। लेकिन ओरल पिल्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को होने का खतरा है जो कम नहीं कर सकती। ये काम कौन करेगा, जो डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये काम करेगा जो हम अपने बच्चे को फीड कराती हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और नर्सिंग मदर में कम रहेगा। लेकिन ओरल पिल्स से सब कुछ हो सकता है किसी एक को छोड़कर। तो ओरल पिल्स से क्या क्या होने के चांसेस रहेंगे, सब होने के चांस होंगे, लेकिन इट कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का कैरेक्टर फीचर क्या है, वाटरी डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जेली लाइक स्टूल और कॉन्स्टिपेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस में, स्टेनोसिस का मतलब क्या होगा, नैरोनेस। यदि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो क्या होगा, फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। क्या होगी, फोर्सफुल, वो भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर जेली लाइक स्टूल, तो जेली लाइक स्टूल देखने को मिलते हैं इंटरसेप्शन में, कब, इंटरसेप्शन में देखने को मिलेगा जब कंजेनाइटल मेगा कोलॉन में क्या होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर इंटरसेप्शन देखने को मिलेगा। जेली लाइक स्टूल पूछे तो इंटरसेप्शन में, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पूछे तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट वन इज कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी को आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि यूट्रस में एक बेबी है, दो है, कि ट्विन प्रेगनेंसी है, कि तीन है। HCG से, USG, अल्फा पीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन से। तो अल्फा पीटोप्रोटीन से तो आप बच्चे में कोई कंजेनाइटल स्पाइना बाइफिडा या फिर डाउन सिंड्रोम डेवलप नहीं हो रहा है वो चेक कर सकते हैं। HCG हार्मोन से प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन USG से क्या होगा, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक या फिर एक से दो या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, तो आप क्या करेंगे, USG से बेटर रिजल्ट है जो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के परफोरेशन के बाद जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखेंगे वो कौन सा होगा, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो अपेंडिक्स का यदि परफोरेशन होता है, अपेंडिक्स परफोरेट होती है, बस्ट आउट होती है, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा वो पेरिटोनाइटिस। क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन, जो है एब्डोमेन की लाइनिंग है, लेयर है, वो क्या कहलाती है, पेरिटोनियम। और इसके किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्टेड होगी, फिर क्या करेगी, पूरी कंडीशन, यदि पेरिटोनियम जो लेयर है वही इन्फेक्टेड होती है तो हम कहेंगे पेरिटोनाइटिस। और ये क्या करेगी, इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करने का काम कर सकती है। यदि अपेंडिक्स परफोरेट होने का कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है, क्या, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पर्सन में यदि आपको कैन्यूला लगाना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, तो कितने नंबर का कौन सा लगाएंगे, ऑरेंज कलर का, पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का, कि ग्रे कलर का।
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद यदि जो आप कैनुला रिप्लेस करते हैं, फ्लूइड रिप्लेस करने के लिए कैनुला यूज़ करेंगे, वो होता है ग्रीन कलर का। कौन सा? ग्रीन कलर का कैनुला। 16 गॉज और या फिर रेड कलर जिसको हम कहेंगे, तो ये हम कब यूज़ करते हैं? ये करेंगे हम ग्रे कलर या फिर 16 कलर का हम कहेंगे तो जब लार्ज वेन में कोई भी सर्जरी की जानी हो हाई रिस्क हो, उस टाइम पे 18 गॉज का यूज़ करते हैं जब ग्रीन कलर का, जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर करना हो। 20 गॉज का जनरली इमरजेंसी में कोई भी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना हो तब यूज़ करेंगे हम। फिर 24 गॉज का जनरली पीडियाट्रिक यूज़ में यूज़ किया जाता है और जो छोटे बच्चे हैं उनमें यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। तो रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क को आप कितने टाइम के लिए रख सकते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या फिर 6 घंटे। तो ये क्वेश्चन ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर पर स्टोर करने का टाइमिंग है जो पूछा जाता है। तो यदि रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम 4 घंटे तक, कितना? 4 आवर तक आप ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स है उसमें पेन हो रहा है, तो यहाँ पर एक आप असेस करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पेन हुआ, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अपेंडिसाइटिस में जो पेन होगा वो होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। आप टच करेंगे लेफ्ट साइड लेकिन पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जिसको हम कहेंगे मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या है? ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। हफ्ते 13 से 14 वीक, 4 से 8 वीक या फिर 0 से 3 वीक्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है, डिस्टेंसिबल वेजाइना का मतलब है कि आफ्टर इंटरकोर्स और वर्जिनिटी जाने के बाद, वर्जिनिटी जाने के बाद और आफ्टर इंटरकोर्स है जो वेजाइना सेम एज नहीं रहेगी, सेम एज नहीं रहेगी। जो इसीलिए यहाँ पर कहा कि इन्वॉल्यूट केस में कितने टाइम तक जाएगी। यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद हम बात करें तो यदि एक बार आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो दोबारा से वेजाइना वापस उसी शेप में नहीं जा पाती है। जो एक नॉन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट की जगह में भी कह सकते हैं कि जो भी लेडी इंटरकोर्स नहीं की है तो उनका जो एक डिफरेंस है बीच का, वो यहाँ पर कहलाएगा डिस्टेंसिबल वेजाइना। और ये टाइम एटलीस्ट लगेगा 4 से 8 हफ्ते तक का, लेकिन ये कम्प्लीटली वैसे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 4 to 8 वीक्स। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अपनी टोन तो गेन कर लेगी, जो वेजाइना नॉर्मल टोन में आ जाएगी, बट नेवर टू बी वर्जिनियल स्टेट। जो वर्जिनिटी है वो वापस से यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि द म्यूकोसा रिमेन्स डेलिकेट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड सम म्यूकस वेनस कंजेशन परसिस्ट इवन लॉन्गर। तो इसीलिए दोबारा से जो टोन है वेजाइना अपनी गेन कर जाएगी, लेकिन जो वर्जिनिटी है वो आपकी वापस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपका कि एटलीस्ट जो इन्वोल्यूशन की बात की जा रही है वेजाइना के, अभी तक आपने यूट्रस का तो बहुत पढ़ा है कि 6 हफ्तों में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस है जो 6 वीक में ड्यूरेशन रहता है परपीरियम पीरियड का, उसमें क्या होती है? इन्वोल्यूट हो जाएगी। लेकिन वेजाइना इन्वोल्यूट होगी 4 to 8 वीक्स में, लेकिन दोबारा से वापस वैसे वर्जिनिटी वाली कंडीशन में नहीं जा पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Japanese encephalitis vaccine reconstitute or dissolved should be used within how many hour। तो जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन लगती है तो इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, मतलब घोलने के बाद जो डिजोल्व फॉर्म है, कितने घंटों के अंदर यूज कर लेना है आपको? ऑप्शन में 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स या फिर 7 आवर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीसीजी, मीजल्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन 3 में से कोई सा भी पूछे तो इनका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, पाउडर फॉर्म से रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में आप रखते हैं, तो विद इन 4 घंटे के आपको यूज कर लेना है। अदरवाइज 4 घंटे से ज्यादा होता है तो आपको थ्रो कर देना है।
इनकेस आपने इंजेक्ट कर दिया तो जो भी पेशेंट जिसके भी लिए आपने वैक्सीन लगाई है उसके लिए जो साइड इफेक्ट होंगे वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन से लेके पर्सन की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए 4 घंटे के बाद यदि वैक्सीन का पूछे कि कितने घंटे तक यूज कर सकते तो 4 आवर, मोर देन 4 आवर से ज्यादा होता है तो आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, थ्रो इट कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ऑल आर द सिम्टम ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट, तो सभी कुशिंग ट्रायड के सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिप्निया। कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है कब? जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। क्या है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, तब कुशिंग ट्रायड की कंडीशन डेवलप होगी। तो कुशिंग ट्रायड में जो कंडीशन होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिप्निया होगा। क्लियर? ये चीजें होंगी, लेकिन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होगा। कुशिंग ट्रायड एक फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी बढ़ जाएगा। अब इसमें 3 चीजें बढ़ती हैं, इसलिए इसको ट्रायड नाम दिया गया है। कुशिंग ट्रायड की कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टोलिक बीपी है वो बढ़ेगा, पल्स घटेगी, जो कहा गया ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिप्निया मतलब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी रेट भी घटेगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कुशिंग ट्रायड की, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि यदि आईसीपी में पूछते हैं तो क्या है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, और यदि कंडीशन होती है तो यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी क्या होगा, घटेगा ना कि बढ़ेगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन सीएसएफ सजेस्टिव ऑफ, तो यदि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल के लिए लिया गया है और उसमें यदि ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम है, मतलब कि क्या डायग्नोस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यदि ग्लूकोज का लेवल घट जाए सीएसएफ में तो कंडीशन डेवलप होगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन सीएसएफ जो सजेस्टिव है बैक्टीरियल, फंगल या फिर ट्यूबरक्लाई मेनिंजाइटिस। 3 रीजन हो सकते हैं, स्पेशली जब भी ग्लूकोज का लेवल घटेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब मरीज को क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। मेनिंजाइटिस के सिम्टम पूछे जाते हैं, रुजिन्स्की, कर्निंग साइन, और जो नेक रिजिडिटी रहेगा, फीवर होगा, तो ये सब क्या है, इसके साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बहुत आता है, वो आपका ये रहा, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इट इज कॉल्ड एज। एंटीरियर कर्वेचर, यदि स्पाइन का क्या है, एंटीरियर जो कर्वेचर है तो वो क्या कहलाएगा, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। अभी ये काइफोसिस एमपीएनएचएम के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड में स्कोलियोसिस पूछा और एक में पूछा है काइफोसिस। तो एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहलाएगा लॉर्डोसिस। क्या है? लॉर्डोसिस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको विथ इमेज से समझना ज्यादा इजी है। क्या है? लॉर्डोसिस, मतलब आगे की तरफ जो कर्वेचर है वो क्या है, लॉर्डोसिस। काइफोसिस का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड, क्या है, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। जो आपकी बैक है वो एक तरीके से कूबर टाइप से रहेगा नेक के यहाँ पर, वो है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। स्कोलियोसिस में क्या है, पूरा स्पाइरल शेप में होगा कर्वेचर, क्या है, साइड में या फिर स्पाइरल में होगा, तो वो स्कोलियोसिस। जो एक हेल्दी कर्वेचर होता है स्पाइन का वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट वन, एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन दी जाती है यदि किसी के लिए इनहेल करने वाले एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं, किस चीज के लिए, मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन कॉमनली यूज की जाती है एनेस्थेटिक, इनहेलेंट एनेस्थेटिक के पहले, क्यों, ताकि सीक्रेशन को कम किया जा सके। सीक्रेशन कम होगा तो एस्पिरेशन के चांसेस भी कम रहेंगे, तो सीक्रेशन को कम करने के लिए क्या दी जाती है, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट
कॉमन बोन फ्रैक्चर सीन इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे कॉमन हड्डियों का फ्रैक्चर कौन सा है? क्लेविकल, फीमर, टिबिया या फिर ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर? कौन सा फ्रैक्चर है बच्चों में सबसे कॉमन? बच्चे जनरली जब गिरते हैं, मोस्ट ऑफ दी बच्चे गिरते हैं, सभी गिरते हैं, इवन आप भी गिरे होंगे, मैं भी गिरी होंगी बचपन में, लेकिन बाय गॉड फ्रैक्चर नहीं हुआ कभी। तो यहाँ पर फ्रैक्चर है, बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है जब भी वो गिरते हैं तो अपने हाथ है जो आगे की तरफ एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। जब वो सपोर्ट के तौर पे हाथ यूज करते हैं तो रिस्ट के यहाँ पे उनको फ्रैक्चर होता है, लेकिन रिस्ट के यहाँ फ्रैक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर उनमें कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता। कंप्लीट का मतलब है कि बोन बेंड हो जाएगी, बेंड होने का मतलब थोड़ा क्रैक मारेगी बोन, लेकिन बेंड रहेगी साथ में, वो कहलाता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ये देखिए यहाँ पर एक्सरे इमेज देखिए आप, कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है रेडियस बोन में। रेडियस बोन बेंड हो किस तरीके से, हाफ लकड़ी तोड़ेंगे आप, हाफ टूटेगी, हाफ जुड़ी हुई रहेगी। ये बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। क्यों? क्योंकि वो गिरेंगे, हाथ अपने जो पंजे हैं आगे की तरफ एज ए सपोर्ट के तौर पे लगाते हैं, उसी टाइम पे उनको फ्रैक्चर हो जाता है किसमें? रेडियस बोन में। और एक कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। ग्रीनिस्टिक का मतलब बेंड रहेगी बोन, वहां पे थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, बेंड होगी, लेकिन पूरे तरीके से बोन बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से आपको 10-12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इज मैच्ड विथ द करेक्ट डेफिनेशन। पहले प्रीफिक्स सफिक्स बताऊंगे तब आपको समझना और इजी होगा। प्री मतलब पहले लगेंगे, सफिक्स मतलब एंड में लगेंगे। तो प्रीफिक्स है जो सही क्या है? ए बी मतलब अगेंस्ट, डिस मतलब अराउंड, टेकी मीन स्लो, मोनो मतलब डन। क्या है जो सही प्रीफिक्स है? आपने टैकीकार्डिया पढ़ा है, टैकिपनिया पढ़ा है, क्लियर? तो इसमें क्या होती है? टैकीकार्डिया फास्ट होगा, तो ये स्लो है, तो ये नहीं है, ब्रेडी में स्लो होगा, क्लियर? डिस मतलब कुछ एबनॉर्मलिटी है, क्या है? एबनॉर्मलिटी है। ए बी मतलब कुछ एब्सेंट है। मोनो मतलब सिंगल और वन। तो यहाँ पे अब आप अंदाजा लगाइए आंसर क्या होगा। टैकी की जगह ब्रेडी होता है तो आप इसको कह देते सी ऑप्शन को, लेकिन यहाँ पे मोनो मीन्स होता है सिंगल और वन। तो सही प्रीफिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है? मोनो, मोनोसाइड, मोनोन्यूक्लियोसाइड, मोनोऑक्यूलर, जितने भी वर्ड में वन चीज है मतलब वो क्या है? मोनोप्लेजिया। तो ये सब क्या है? यहाँ पर सिंगल है, मतलब वन है। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, आई होप आपको प्रॉपर विजुअल हो रही हो, क्लियर? तो जब भी आपको पूछा जाए, यदि प्रीफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात करें, हम कभी भी आगे एन हो मतलब कुछ ना कुछ है ही नहीं, विदाउट एन यूरिया, एन यूरिया, क्लियर? यहाँ पर मैं आपको विद एग्जाम्पल के बता रही हूँ। अवे फ्रॉम, एवी का मतलब होता है, सॉरी अगेंस्ट नहीं, अवे फ्रॉम होगा। अवे फ्रॉम जैसे एबडक्शन, एडक्शन मतलब पास में आप अपने हाथ ला रहे हैं, एबडक्शन मतलब अपने जो सेंट्रल पार्ट है इससे दूर ले जा रहे हैं हाथों को, तो क्या होगा? एबडक्शन। एबल का मतलब एबल ही होगा, कोई भी चीज का हम कैपेबल है आप किसी चीज के लायक। परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। फिर एसियस और फुल ऑफ, इसका मतलब फुल ऑफ। ऑस्टिक्टिक आपने पढ़ा है, तो ऑस्टिक का मतलब है यहाँ पर क्या है? वो सुनना, हियरिंग से रिलेट करेगा। एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटीज आएंगी आपकी। एड जैसे अभी एब मतलब अवे था, एड मतलब पास में और टूवर्ड्स। जहां पर भी वर्ड है जो एड्रीनो जुड़ जाता है मतलब एड्रीनल ग्लैंड और रीनल ग्लैंड से रिलेट करता है आपका वर्ड, क्लियर? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रीफिक्स पूछ सकते हैं, सफिक्स पूछ सकते हैं। एल्जिया जुड़ जाए वर्ड मतलब कुछ पेन से, न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया मतलब नर्व पेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द वर्ड डिस्फेसिया मीन्स डिफिकल्टी डूइंग व्हाट। तो यहाँ पर डिस्फेसिया शब्द का अर्थ क्या करने में कठिनाई है? ईटिंग और swallowing, स्पीकिंग, डिस्ट्रॉइंग या रिमेम्बरिंग। डिस्फेसिया का मतलब है यहाँ पर स्पीकिंग डिफिकल्टी। क्या है? स्पीकिंग डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत होना। लेकिन यहाँ पर डिस्फेजिया, DYSPHAGIA, SIA का डिफरेंस हो गया।
डिस मतलब कहीं पर भी DYS जुड़ा हो मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है। क्या है? डिफिकल्टी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि डिस्फेसिया का मतलब होता है क्या? स्पीकिंग डिफिकल्टी। लेकिन डिफिकल्टी इन स्वालोइंग पूछे या फिर डिस्फेजिया, SIA की जगह GIA कर दें यहाँ पर एंड में, तो क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया, और इसका मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। क्लियर? नेक्स्ट वन, द वर्ड क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स हाउ मेनी एक्सट्रीमिटीज आर पैरालाइज्ड। तो क्वाड्री का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब 3, हेमी का मतलब एक साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वाड्रिप्लेजिया शब्द का अर्थ है कि कितने अंगों को लकवा मार गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यदि बात करें हम मोनो कहेंगे तो एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, सिंगल एक्सट्रीमिटीज हो सकती है। फिर 2 कहा है मतलब यहाँ पर डाई प्लेजिया आप वर्ड यूज कर सकते हैं। 3 कहा है तो टेट्रा। 4 कहा है मतलब चारों, हाथ पैर चारों हैं क्या है? लकवा मार गए हैं नेक के नीचे का हिस्सा, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिप्लेजिया। ये देखिए पैरालिसिस में हम बात करते हैं तो मोनोप्लेजिया का मतलब होता है कि सिंगल एक्सट्रीमिटी पैरालाइज्ड हुई है। हेमी का मतलब होता है पूरा एक साइड का हिस्सा, वन साइडेड ऑफ बॉडी, मतलब राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, लेकिन कोई एक साइड हो सकती है। डाइप्लेजिया का मतलब है आपका दोनों हाथ, क्या है? दोनों हाथ, बोथ हैंड। पैराप्लेजिया का मतलब है लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब नीचे का हिस्सा। क्वाड्री का मतलब है बिलो नेक, चारों हाथ पैर आपके क्या हो जाना? लकवा मार जाना। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग इज, यदि कोई 5-10 डोलो खा जाए एक साथ तो क्या होगा? पैरासिटामोल है जो डोलो ही है वो, तो डोलो यदि कोई खा जाए 5-6 या पैरासिटामोल खा जाए 10 खा जाए 20 खा जाए 500 mg की, तो क्या एज एन एंटीडोट के तौर पे देंगे आप? नेलोक्सोन, N-एसिटाइलसिस्टीन, एट्रोपिन या फिर विटामिन के। तो ये तो हमारी नर्सिंग का सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि यदि कोई ज्यादा ओवरडोज पैरासिटामोल खा ले क्या दे देंगे आप उसको? N-एसिटाइलसिस्टीन। एसिटामिनोफेन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, यदि इन दोनों के लिए पूछे तो N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर। तो एस्प्रिन पॉइजनिंग, यदि एस्प्रिन ओवरडोज हो जाए क्या है जो यहाँ पर देंगे आप उसको? सॉरी, यदि किसी को एस्प्रिन का ओवरडोज हो जाता है तो क्या साइन देखेंगे आप उसकी बॉडी में? रेसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में, या फिर हेडेक होगा। एस्प्रिन पॉइजनिंग का सबसे फर्स्ट साइन होता है कानों में घंटी सी बजना, टिनिटस। क्या बोलेंगे उसको? टिनिटस। वो क्या है? वो रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। क्या होगा? कानों में घंटियां सी बजेंगी, वो कहलाएगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। विच इज द फर्स्ट बॉर्न दैट ऑसिफाइज इन फीटल लाइफ। ऑसिफाइज का मतलब है यहाँ पर बनने वाली पहली बॉर्न, फीटल लाइफ में बनने वाली सबसे पहली बॉर्न कौन सी है? क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग भी अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। पहली बॉर्न है, फर्स्ट बॉर्न है तो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बॉर्न की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बॉर्न है जो ऑसिफाइड होगी? स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। जनरली 3 बोन का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बोन, जो स्कल की बोन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बोन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बोन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती है। ऑसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बोन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल। उसको आप कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। एस से बोन है, और जो फ्रैक्चर होता है सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बोन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बोन्स क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है? वो है क्लेविकल।
अब ये क्लेविकल जुड़ती कहाँ से, जो चेस्ट की स्टर्नम बोन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गाइडल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है, स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी अपर लिम्ब की बोन है, दो बोन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती है शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगे, कहलाती है शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला क्लेविकल, क्लेविकल पूछे, एस शेप बोन है, ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र यही बोन है, और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट होती है, ओसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बोन है जो ओसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेके 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ओसिफाइड बोन कौन सी है, तो होगी क्लेविकल। क्लेविकल नहीं यदि ऑप्शन है तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A clinical symptom of wasting syndrome in AIDS includes all. वास्टिंग सिंड्रोम, एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के, एड्स के सिम्टम है जो क्या होंगे, तो वास्टिंग सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना, एड्स वाले मरीज में क्या होगा, HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना, लॉस हो जाना, सडनली 10% तक वेट लॉस होना कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, और वेट लॉस कैसे होगा, डायरिया के कारण हो सकता है, क्या है, डायरिया के कारण हो सकता है, फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट और मसल्स में भी लॉस होगा, फैट प्रोटीन मसल सब कुछ लॉस होगा, PM की कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी malnutrition. So here is the right answer is option number A. Fasting syndrome refers to unwanted weight loss of more than 10% of person's body weight. 10% से भी ज्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज्यादा हो जाए तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा, वास्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी PPH occurs within hour of delivery. प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसीडर किया जाएगा, 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसीडर किया जाएगा, ब्लीडिंग होती है, जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है 500 ml तक। कितना, यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीजन है वो क्या है, वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विद इन 24 आवर के, कितना, विद इन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीजन होता है वो होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा, यूट्रस की जो टोन्स है उस टोन का एब्सेंट होना, वो क्या कहलाएगा, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी PPH को कब कंसीडर किया जाएगा, जब 24 आवर में 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर किया जाएगा, जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर क्या किया जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी
तो यदि डिलीवरी होने से लेके विदिन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग तो कहलाएगा पीपीएच। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी पीपीएच। सबसे कॉमन पीपीएच का रीजन क्या होता है? तो होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज excessive alcohol use while on warfarin therapy leads to। एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं, क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे? डिक्रीज्ड एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन या फिर डी नन ऑफ द अबव। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है। तो यदि वारफरिन देते हैं आप तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटीकोगुलेशन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स, बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है? इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड एंटीकोगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है, तो ऐसे केस में जो एंटीकोगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा जब ये इफेक्ट, तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क है वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज किया जाता है? सभी 1000 में यूज किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना? 1 लाख बर्थ। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? वो 1 लाख पर बर्थ। डिनोमिनेटर पूछे तो वो क्या है? वो नंबर ऑफ वुमेन डाइज 1 लाख पर लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में जो वुमेन की मरने की जो संख्या है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे यूज किया जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप MMR को, तो क्या होगी? 1 लाख बर्थ। नेक्स्ट वन, MPP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते? 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेट है जो नहीं करा सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कि बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते, तो वो यहाँ पर क्या होगा? MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते तक। जो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है ओनली 20 वीक का, लेकिन कब तक? आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कांट टर्मिनेट, सो इट्स 20 वीक्स। कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं।
MTP एक्ट 1971 में आया था। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, अमेंडमेंट पर 24 कर दिया गया था, लेकिन कुछ साथ में कंडीशंस भी लगाई गई थी। यहाँ पर अबॉर्शन कंसीडर किया जाता है इंडिया में लीगल तरीके से। यदि हम बात करें तो होता है एनटीपी एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी हो, लेकिन यदि 20 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1971 में एमटीपी एक्ट आया था, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत 20 वीक से आगे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट का ऑर्डर या फिर कुछ और अदर रीजंस रहेंगे तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। नेक्स्ट इज अंडर एमसीएच प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स एज। तो आईएफए टैबलेट है जो माँ को, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत माँ को डेली कितनी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाए, कितना डोज दिया जाएगा। ऑप्शन में 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो एमसीएच प्रोग्राम के तहत कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है, तो होता है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। कितना कंपोनेंट क्या है इसके, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकैप चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग जैसे कि डे केयर वाले हो गए, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट है। और इस एमसीएच केयर के तहत जो आईएफए टैबलेट दी जाती है वो होती है कितनी, 100 mg आयरन की प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-nanoxynol या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे क्या है, टुडे जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ पर इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है होता है 9-nanoxynol। क्या 9-nanoxynol, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा। ये देखिए टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट के तौर पे यूज की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, 1000 mg ऑफ नैनोक्सिनॉल रहेगा, नैनोक्सिनॉल 9, जो कि जैसे ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा कौन, नैनोक्सिनॉल। तो यहाँ पर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड व्हाइल इन प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 24 आवर, 24 घंटों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। The fourth dimension of health according to WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर है आपको। हेल्थ डिटर्मिनेंट डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एएनएम का पेपर दे आप या एनएचएम या फिर सीएचओ कोई सा भी एग्जाम दे। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन है। 5वां पूछते तो होता सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज अ कपल विथ 1 child has been trying
without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टेरिलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टेरिलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में, किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज which is the last phase of home visiting in family health services। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी, लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी, पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी कौन सी, लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की, चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और 5वें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ कर रहे हैं दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं, तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछे तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी, वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज 4th नंबर पे आएगी, क्लियर है। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टेबलेट। यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप, तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टेबलेट है कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, तो होगा 20 लीटर। कितना, 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहना है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है, ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टेबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में, वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। तो measures लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज
की प्रोग्रेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। डिसीज हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज को आप क्या करते, होने के पहले की फेज है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते, होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज, डायग्नोस हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी या फिर जो भी डिसीज है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा, टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। यहाँ पर कहा है कि डिसीज की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary TB. Which of the following anti-TB drugs should not be given? क्वेश्चन ध्यान से देखें, 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, टीबी डायग्नोस हुई है उसको, पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स को अफेक्ट करने वाली टीबी, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको उसके लिए नहीं देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या रिफाम्सिन। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग नहीं देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी ड्रग आप देंगे जो बेबी को अफेक्ट करेगी, हार्म पहुंचा सकती है, तो वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही ड्रग आपको नहीं देना है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट करके प्रेगनेंसी में क्या करेगी, जो बच्चा है, फीटस है, उसको हार्म पहुंचा सकती है, प्री टर्म डिलीवरी करा सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यूट्रस में कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी गई है कब, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले जो भी लोग हमारी ऑफिशियल मेडिकल नर्सेज ऐप की बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और जो भी लोग पीडीएफ फॉर्मेट में यदि बुक नहीं लेना चाहते, पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूलिस फ्रैक्चर रिफर्स टू द इंजरी ऑफ। कूलिस फ्रैक्चर में कहाँ पर इंजरी होगी, शोल्डर जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, नी जॉइंट में या फिर एल्बो जॉइंट में। कूलिस फ्रैक्चर सबसे कॉमन देखने को मिलता है बच्चों में। इसमें बच्चों में जब बच्चे स्लिप डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो उन्हें कूलिस फ्रैक्चर देखने को कॉमनली मिलेगा। और इस कूलिस फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, जो इंजरी पॉइंट होता है, वो होता है रिस्ट जॉइंट। कहाँ पर, रिस्ट जॉइंट पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, रिस्ट जॉइंट है। देखिए रिस्ट जॉइंट के यहाँ पर जो आपकी बोन है, कहाँ पर, जिसको कूलिस फ्रैक्चर में जो डिस्टल रेडियस है, जो क्या होती है आपकी, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, या फिर डिस्प्लेस भी हो जाती है कभी कभी। इसको डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो जो यहाँ पर जो कूलिस फ्रैक्चर है, जिसमें डिस्टल फोरआर्म है, यहाँ पर एंड ऑफ द रेडियस क्या होगा, बेंट बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। ब्रोकन तो होगी बोन, लेकिन पीछे की तरफ जाएगा। जैसे आपने एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर होता है फोर्क, डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो इसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रशिंग भी देखने को मिलेगा। कभी कभी कुछ केसेस में जो मीडियन नर्व है, जिसको आप म्यूजिशियन नर्व के नाम से जानते हैं, वो नर्व भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है, वो नर्व भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है। तो कूलिस फ्रैक्चर में कौन सी बोन टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो होती है आपकी रेडियस। क्या होगी, रेडियस बोन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुस्मॉल रेस्पिरेशन इज अ साइन ऑफ। कुस्मॉल रेस्पिरेशन किसका साइन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस, एसिडोसिस, या दोनों के कंबाइंड, या फिर आपको वैल्यू दी जाएंगी HCO3 की, या फिर pH वैल्यू दी जाएंगी और आपको निकाल के बताना है कि क्या एसिडोसिस है, एल्कलोसिस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो कुस्मॉल रेस्पिरेशन में होगा क्या कि डीप और जो लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बहुत प्रेशर के साथ आप सांस ले पा रहे हैं, वो क्या है, कुस्मॉल ब्रीदिंग। और जनरली ये कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण देखने को मिलेगी। किसके कारण, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कुस्मॉल ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप
और लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। एक होता है डिस्निया, मतलब जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, लेकिन यहाँ पर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है लेकिन एक अलग टाइप से, जिसमें आपको लेबर्ड ब्रीदिंग के नाम से भी आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के साथ में आप सांसें हैं जो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन। मून फेस मतलब चंद्रमा जैसे फेस है लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब जो एब्डोमिनल एरिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे ओबेसिटी होना किसमें देखने को मिलेगी? एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। इनमें से आपको एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी है, मून फेस सिम्टम आपको, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मून फेस सिम्टम देखने को किस में मिलते हैं? कुशिंग में। किसमें? कुशिंग में। अब यहाँ पर जो एडिसन्स डिसीज़ है, एडिसन डिसीज़ में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल हैं क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आपकी जो ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर एडिसन्स में क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड है जो कम हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? डिक्रीज करेगी। किसको? जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप याद रखना कि एडिसन्स में क्या होगा? आपकी एडिसन जो एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल ग्लैंड है और सुप्रा रीनल ग्लैंड है, कॉर्टिसोल का लेवल कम बनाती है। कुशिंग में यही क्या हो जाता है? हाई रहेगा। डाउन में 21 ट्रायोसोमी रहेगी आपकी। टर्नर आपको यदि पूछें तो टर्नर में जो एक्स क्रोमोसोम है क्या रहेगा? ये डिस्टर्ब रहेगा। टर्नर में आपका क्या है? जो टर्नर सिंड्रोम यदि आपको एग्जाम में आता है तो टर्नर में आपका मोनोसोमी एक्स, जो सिंगल एक एक्स क्रोमोसोम है, वो डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे आपको मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में, जिसमें जो हाई कॉर्टिसोल लेवल रहेगा आपके ब्लड में। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब जो एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा ओबेसिटी होगा। फेस है जो मून फेस, जिसको टोमेटो फेस के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। इमेज में और बड़ी कर देती हूँ, देखिए, टोमेटो फेस और मून फेस। मसल वास्टिंग होगा, फैट ऑक्यूमुलेशन होगा, रेड स्टीरिया साइन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भी ईचिंग होगी तो वहाँ पे ब्लड भी आ सकता है। इस तरीके से साइन देखने को। बफेलो हम्प भी कुशिंग का ही एक साइन है। बफेलो हम्प याद रखें आप। बफेलो हम्प, मून फेस से सब किसके साइन है? कुशिंग सिंड्रोम के, जो कि आपकी बॉडी में हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल होने के कारण होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन साइट कौन सी हो सकती है? पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जो क्या होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, लेकिन यहाँ पर साइट क्या होगी जहाँ पे सबसे कॉमन हो सकता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस ईसोफेगल जंक्शन के यहाँ पर, कार्डियक पोर्शन में, या फिर बॉडी ऑफ द स्टमक, कहाँ पे कॉमनली होने के चांसेस रहेंगे? तो सबसे कॉमन होने के चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के पाइलोरिक स्टेनोसिस में। देखिए, पेप्टिक अल्सर की जो साइट दी गई है, पेप्टिक अल्सर की जो साइट दी गई हैं, जो यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर है, यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सबसे कॉमन होता है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनम एरिया में, फर्स्ट पोर्शन मोस्ट कॉमन साइट होती है। और यहाँ पर यदि कॉमन के साथ साथ सबसे ज़्यादा भी पूछें तो वो होगा पाइलोरिक स्पिंचर साइट में। अगला क्वेश्चन है BMI इज ऑल्सो नोन एज। तो BMI क्या है? BMI का दूसरा नाम क्या है? ब्रोका इंडेक्स, क्विटलेट इंडेक्स, लॉरेंट्ज इंडेक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स, BMI से पता चलेगा आप हेल्दी हैं या नहीं। इसमें आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला जाएगा, और इसका दूसरा नाम होता है क्विटलेट इंडेक्स। क्या होता है? क्विटलेट इंडेक्स। इसमें आपकी बॉडी का मास एंड हाइट ऑफ द पर्सन के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक अपनाया जाता है, वेट इन किलोग्राम, आपका जो वजन है किलोग्राम में, उसको डिवाइड किया जाएगा हाइट इन मीटर स्क्वायर। किससे? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बिलो 18.5 होता है, बिलो 18.5 यदि BMI निकल के आती है, मतलब आप कुपोषण है, अंडर वेट है,
यदि 18.5 से 24.9 की रेंज में आती है BMI कैलकुलेट करके आपकी तो नॉर्मल है, 25 से ज़्यादा जाती है तो ओवरवेट है, 30 और अबव जाएगी तो वेरी ओवरवेट, और फिर आफ्टर दैट इसकी ओबेसिटी की क्लासेस आ जाएंगी। तो BMI आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए जिससे आपको पता चले आप हेल्दी हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, KMC इज नेसेसरली टिल बेबी अटेन्स अ वेट ऑफ। तो कंगारू मदर केयर सबने खूब पढ़ा है। कंगारू मदर केयर कब तक देनी चाहिए? सबको पता है कि जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनके लिए कंगारू मदर केयर है जो यूज़ की जाती है। माँ भी दे सकती है, फादर भी दे सकते हैं, फैमिली का कोई हेल्दी पर्सन दे सकता है जिसको कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज ना हो। सेकेंड थिंग, 1 घंटे का एक सेशन होता है, 1 घंटे का एक सेशन होगा। इसमें माँ बच्चे की बॉन्डिंग तो अच्छी होगी ही होगी, साथ में बेबी को आप हाइपोथर्मिया से भी बचा सकते हैं। तो बेबी को कंगारू मदर केयर तब तक देनी है जब तक बच्चा अपना नॉर्मल वेट गेन ना कर जाए। और इंडियन बेबीज़ का नॉर्मल वेट कंसीडर किया जाता है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। 2.5 kg तक जब तक बच्चा अपना वजन है जो कंप्लीट ना कर ले, यदि अंडर वेट हुआ है तो KMC दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 2500 ग्राम। कितना होगा? 2500 ग्राम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है यहाँ पर, इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। यदि बच्चे को डायरिया हुआ है इन्फेंसी एज में, मतलब 1 साल से 1 साल तक की उम्र है बच्चे की, तो इनिशियल फ्लूइड चॉइस क्या होगी? ORS, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर या फिर डेक्स्ट्रोज। क्या देंगे आप बच्चे को यदि 1 साल की उम्र तक का बच्चा है और डायरिया का केस हुआ है उसको? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और जो भी लोग बुक लेना चाहते हैं या PDF या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आपको रेलवे के पूरे पेपर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ESIC के मिल जाएंगे, CHO के, NHM के, एम्स के, सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपकी आगे क्लासेस भी इसी तरीके से चलती रहेंगी।